कोई भी स्पेशल लॉ, संविधान से ऊपर कोई कानून नहीं हो सकते। चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। देश में जितना स्टेट वक्फ बोर्ड है सब माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है। आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? मुसलमान समुदाय को हम लाभ पहुंचाना चाहता है। मैं इस कानून का विरोध करता हूँ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात होगी वक्फ बिल की, जिसे आज संसद में पेश किया गया। वक्फ बिल एक तरफ पेश किया गया, उधर सियासत भी हाय थी। लेकिन आज सवाल महाभारत में सबसे बड़ा यही है कि एक तरफ वक्फ पर संसद में घमासान, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क पर उतरेंगे मुसलमान, ये वाली धमकी। दोनों एक साथ क्यों है? क्या इसका भी एक सियासी कनेक्शन है? क्योंकि यहां पर वक्फ बिल में जो संशोधन किए गए हैं, वो संशोधन वक्फ बिल को और पारदर्शी बनाने के लिए, किसी की भी जमीन पर आप हाथ रख दें और कह दें कि ये जमीन हमारी है, ये इस देश में नहीं चलेगा। कानून सबके लिए बराबर होगा, इसीलिए ये संशोधन लाए गए। लेकिन इस पर संसद में हंगामा हो गया, और वहीं दूसरी तरफ संसद से ही ये धमकी आ गई कि इस बिल के बाद, इसे कानून बनाने के बाद सड़कों पर मुसलमान उतर आएंगे। अब ये अराजकता वाली धमकी क्यों है? एक पारदर्शिता वाला कानून लाने के चक्कर में ये धमकी कि लोग सड़कों पर उतर आएंगे और मुसलमान सड़कों पर उतर आएंगे, क्या ये वही स्थिति है जो एक बार फिर से दिखाती है कि विपक्ष बांग्लादेश वाली धमकी दे रहा है? सड़कों पर उतरकर अराजकता फैलाने वाली धमकी आज संसद से आई है। आज इस पर होगी महाभारत, आज इस पर भी महाभारत कि ये वक्फ बिल लाने के बाद क्या समान कानून सबके लिए नहीं होगा? वक्फ बोर्ड को क्यों एक तरह से इतनी शक्तियां दी जाए कि बाकी किसी भी धर्म के लोगों को वो शक्तियां उनके पास नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड के पास है? इस बिल में कैसे वो बदलाव हो रहा है जो किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन संसद में बताया जा रहा है ये मुसलमानों के खिलाफ है और मुसलमान सड़कों पर उतर आएंगे। जहां हाथ रखा वो जमीन अपनी वक्फ बोर्ड के लिए ये पहले था, लेकिन अब कोई भी जमीन नहीं ले पाएंगे इस कानून के बाद। दावे पर सवाल नहीं उठा सकते थे, पहले तो यही चला आ रहा है, लेकिन अब हर दावे का सत्यापन करना होगा। यानी ऐसे ही नहीं कि आपने दावा कर दिया इस जमीन वक्फ बोर्ड की है और वक्फ बोर्ड की हो गई। तमाम पदाधिकारी अभी तक वक्फ बोर्ड में मुसलमान हैं, लेकिन अब गैर मुसलमानों को भी जगह मिलेगी, ये भी एक प्रावधान। महिलाओं की हिस्सेदारी वक्फ बोर्ड में नहीं रही है, तो अब जो नए प्रावधान है उसमें महिलाओं को भी मौका मिलेगा। वक्फ बोर्ड के अंदर सर्वे कमिश्नर वक्फ का ही रहता था, लेकिन अब जो नया कानून लाया जा रहा है, जिसको पेश किया गया बिल को, उसमें डीएम और डिप्टी कलेक्टर हो सकते हैं वक्फ बोर्ड के अंदर। अब सरकारी संपत्ति पर भी दावा किया जा सकता था। पहले वक्फ बोर्ड किसी भी सरकारी संपत्ति, और 61 तो दिल्ली के अंदर शहरी विकास मंत्रालय की जमीन है, इमारतें हैं जिन पर वक्फ का कब्जा है। अब ऐसी जमीन वक्फ नहीं हथिया सकता है जो सरकारी जमीन है। संपत्ति से वक्फ कमाई करता था, यह अभी तक होता आया है। अब पैसा वेलफेयर पर खर्च करना होगा, तो यह बदलाव है। हर डिटेल ऑनलाइन नहीं थी, अब सब कुछ आपको ऑनलाइन जानकारी देनी होगी, और वो भी 6 महीने के अंदर आपने अगर कोई जमीन वक्फ के नाम की है। अब ये पारदर्शिता है, लेकिन इसे संसद में विपक्ष ने पूरी तरह से गैर मुसलमान बता दिया। ये बता दिया कि बीजेपी जमीन हड़पना चाहती है और इसीलिए ये कर रही है, मुसलमानों के खिलाफ है ये। लेकिन कई ऐसे बड़े बड़े मुसलमान चेहरे हैं जो इसके समर्थन में उतर आए हैं। अब ये उमर अहमद इलियासी है, ये अध्यक्ष है इमाम संगठन की, ये इसके समर्थन में है, और किरण रिजिजू से इन्होंने मुलाकात भी की। दूसरा दिखाइए जल्दी से, यही वही सैयद जो अध्यक्ष है सूफी काउंसिल के, वो भी किरण रिजिजू से मुलाकात करके आए, ये भी समर्थन में है। सैयद फरीद अहमद, ये भी एक और मुसलमान चेहरा जो कि सज्जाद नशी है निजामुद्दीन दरगाह के, ये भी उसके समर्थन में आए हैं। और इसी के साथ सनवर पटेल जो कि अध्यक्ष है एमपी वक्फ बोर्ड के, ये वो लोग हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड में बदलाव की वकालत की थी। क्या ये मुसलमान नहीं है? क्योंकि संसद में विपक्ष ये साबित करना चाह रहा है कि वक्फ बोर्ड और वक्फ कानून में बदलाव मुसलमानों के खिलाफ है, जिसके चलते सड़कों पर उतर आएंगे मुसलमान। ये वाली धमकी नहीं चलेगी।
ये रिपोर्ट देखिए फिर महाभारत। मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? क्या वक्फ के नाम पर खुलेआम मुसलमानों को भड़काने की साजिश शुरू हो चुकी है? क्या विपक्ष हिंदुस्तान को भी बांग्लादेश बनाने की ख्वाहिश रखता है? क्या वोट बैंक के लिए इंडी इस हद तक आ गया कि एक बिल के नाम पर देश जलाने की सोच पाल रहा है? बांग्लादेश की ये तस्वीरें कोई नहीं भूल सकता, लेकिन मोदी विरोधी भारत में भी ऐसा मंजर क्यों देखना चाहते हैं? मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उससे रूह कांप जाती है और दिल ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। सर, look at what is happening in Bangladesh, sir. There is so much pain in Bangladesh. We are all very concerned about everything that's going on. So my thing is minorities should be protected in every country because they are lesser in number. मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि मुसलमानों अपने वक्फ को बचाने के लिए, अपनी मस्जिदों को बचाने के लिए संवैधानिक तरीके से, जो संविधान ने हमें इजाज़त दी है उस तरीके से अपना एहतजाज दर्ज कराना पड़ेगा। कांग्रेस तो 2 कदम आगे बढ़ चुकी है। उसके नेताओं ने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए। सलमान खुर्शीद के बाद अब मणिशंकर अय्यर ने सीधे देशवासियों को भड़काने और उकसाने की बातें की। क्या ये बांग्लादेश जैसी साजिश को अंजाम देने का मंसूबा पाले हुए हैं? Worrisome thing about what's happening in Bangladesh. What's happening in Bangladesh can happen here. It's just that Bangladesh is a concentration of much that we have in our country and the spread in our country. शक पैदा हुआ लोगों के मन में बांग्लादेश में कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या, वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। वहाँ तो उभर गए हैं लेकिन यहाँ भी वो शुरू हो गए हैं। कांग्रेस की नीयत है कि भारत को हम टुकड़े टुकड़े में कर दें। कोई सड़कों पर तांडव चाहता है तो कोई कट्टरपंथ के नाम पर हमला बोल रहा है। वक्फ बिल पर आज संसद में अखिलेश यादव और ओवैसी हमलावर दिखे। बीजेपी पर अपने वोट बैंक के तुष्टीकरण का ठप्पा लगा दिया। भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। संसद में खुलकर वक्फ बिल में संशोधन के खिलाफ इंडी खड़ा हो गया तो उधर मोदी के साथ उनके सहयोगी जेडीयू, टीडीपी और एलजेपी खड़े थे। वक्फ की लड़ाई इंडी बनाम एनडीए हो गई। संविधान की धज्जियां इस विधेयक के अंदर उड़ाने का काम किया जा रहा है। इन्होंने संविधान का बार-बार हवाला दिया। हमारा देश के अंदर में कोई भी कानून, कोई भी स्पेशल लॉ, सुपर लॉ नहीं हो सकते हैं। संविधान से ऊपर कोई कानून नहीं हो सकते। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुबाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? मोदी सरकार सिर्फ वक्फ की मनमानी को रोक रही है, किसी की जमीन नहीं हड़प रही और ना ही किसी के धर्म में दखल दे रही है। फिर क्यों विपक्ष मुसलमानों को वक्फ के नाम पर भड़का रहा है? देश की संसद कानूनों में बदलाव करके मुस्लिम महिलाओं, गरीबों को ही ज्यादा हक देने जा रही है। तो इंडी क्या वोट बैंक के लिए इसे मुसलमानों के खिलाफ जंग और हमले की तरफ पेश कर रहा है? इसी पर आज की महाभारत। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय आपसे करा देती हूँ। आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी को, आप देख रहे हैं अवधेश कुमार जी को जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुमताज आलम जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं विष्णु शंकर जैन, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। हमारे साथ हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जुड़ेंगे, एमआईएम के प्रवक्ता हैं। यासिर जिलानी साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं। लेकिन मैं सबसे पहले भाटी जी आपके पास आ रही हूं क्योंकि आज वक्फ बोर्ड के ऊपर जो बिल आया उसको लेकर इतना घमासान संसद में मचा। उसे लेकर अपनी आपत्तियां ठीक है, लेकिन ये कह देना कि इस बिल के आने के बाद, कानून बन जाने के बाद तो मुसलमान सड़कों पर उतर आएंगे। आपके सांसद साहब मोहिबुल्ला जी ये कह रहे हैं मुसलमान सड़कों पर उतर आ जाएंगे। ये तो धमकी है सरासर, सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं आपके सांसद।
लोकतंत्र में हमारा संविधान ही हमें सड़क पर उतरने की इजाज़त देता है। कानून हमें सड़क पर उतरने की इजाज़त देता है। अगर लोगों को सड़क पर उतरना पाबंद कर दिया जाएगा तो लोकतंत्र का कोई अर्थ ही नहीं बचेगा। जहाँ किसी वर्ग को, किसी समाज को किसी निर्णय पर आपत्ति हो, कहीं उनका ऐतराज हो, शांति के साथ प्रदर्शन करना, अपनी आवाज़ उठाना, नारे लगाना, भाषण देना, इसका अधिकार हमें है। अब सड़क पर उतरना कह दिया तो इतनी खराब बात हो गई, क्योंकि सर वो शांति में बदल जाती है, ये पता नहीं चलता है। भाटी जी, ये एक तरह से उकसावे की भाषा होती है। लोकतंत्र को ये उकसावे की भाषा होती है कि आप ये ले आए तो मुसलमान सड़कों पर उतर आएगा। मैंने तो इतने मुसलमान दिखाए जो इसके समर्थन में, जो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता होनी चाहिए थी, बहुत समय से इसका मिसयूज हो रहा है। तो क्या आपके इस संदेह के आधार पर लोकतंत्र समाप्त कर दिया जाए देश से? क्या अब उतर के हिंसा भी कर सकते हैं, इसलिए उतरना पाबंद कर दिया जाए, बोलना पाबंद कर दिया जाए, बोलने पे भी पाबंदी हो? अब मैं आता हूं विषय पे। ये तो आपके एक सवाल का जवाब होगा। ये इतना आपत्तिजनक वाक्य नहीं है जिसमें आप इतनी आपत्ति कर रही हैं कि सड़क पे उतरने को क्यों कह दिया। ये तो लोकतंत्र की भाषा होती है, ये तो हर पार्टी बोलती है, बीजेपी भी बोलती है, दूसरे लोग भी बोलते हैं कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम सड़क पर उतर जाएंगे, हम विरोध करेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे। ये कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं है लोकतंत्र में। भाटी जी, दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी का जो मकसद है, बोलिए जी बोलिए आप बोलिए। भारतीय जनता पार्टी का मकसद, इस बिल के पीछे केवल दो मकसद हैं उनके। एक तो उनकी जमीनों पर नज़र है, ये भूमाफिया है पार्टी, ये जगह जगह जो जमीन, अभी नजूल भूमि पे बिल लेके आए थे विधानसभा में उत्तर प्रदेश में, इनकी पार्टी के अंदर से विरोध हो गया, विधान परिषद में रोकना पड़ा वो बिल, अभी उस पर फिर जो स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जा रहा है। ये इसी तरह ये बिल लेके आए हैं। अयोध्या से खबर आ रही है कि वहाँ पर जो सेना की जमीन पड़ी थी, बहुत ढेर सारी जमीन 2-3 अपने उद्योगपति मित्रों को दे दी है सरकार ने। तो ये इनकी इन जमीनों पर नज़र है। पहली बात तो इनका मकसद ये है। दूसरे, ये देश के अमन पर इनकी नज़र है। ये देश में अमन रहने देना नहीं चाहते। ये चाहते हैं हिंदू मुसलमान एक दूसरे के प्रति संदेह की दृष्टि रखें, एक दूसरे से मेल मोहब्बत ना हो, इनकी आशंकाएं पैदा हो, इनके बीच में नफरत पैदा हो, इनमें गुटबाजी हो, इससे इनकी राजनीति चलती है। और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने इस देश में एक ऐसा वर्ग तैयार किया जो है तो बहुत छोटा हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। ये बड़ी अजीब बात है कि हिंदू को तो अगर अपना मंदिर क्लेम करना है तो वो सालों तक कानून की लड़ाई लड़ता रहे, लेकिन अगर मुसलमान को कहना है, वक्फ बोर्ड को कहना है कि ये जमीन हमारी है, तो वो बस ये दावा कर दे कि जमीन हमारी है और उसके बाद लड़ाई लड़ते रहो आप सालों। ये आपको असमानता नहीं नजर आती भाटी जी? आप कह रहे हैं दोनों को लड़ाना चाहते हैं, ये असमानता तो बनाई गई है, लड़ाई इसके बाद हो रही है। देश में रेवेन्यू के मुकदमे तय करने के लिए ढेर सारे कानून हैं, सब उन्हीं कानून के दायरे में आते हैं। कोई संस्था कानून के दायरे से बाहर नहीं है। अच्छा। जहां तक वक्फ की जमीनों का मैटर है, हाँ। वक्फ केवल जो मुसलमानों द्वारा दान की गई जमीनें हैं, ठीक है, केवल वो है। ना तो वो सरकार ने जमीन दी है, ना किसी गैर मुस्लिम ने दी है, मुस्लिम समाज के लोगों ने ही अपने। ठीक है भाटी जी, मैं आपको इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि सारा जो विवाद है इस वजह से है नहीं कि मुसलमानों ने दान की जमीन और उस जमीन पर भारतीय जनता पार्टी आंखें गड़ाए बैठी है। समस्या ये है कि कल को अवधेश जी अगर कोई जाकर ये कह दे कि ये जमीन दान की वही जमीन है और ये तो 50 साल पहले वक्फ को दान की गई थी, आपकी नहीं है, तो वो फिर वक्फ की हो जाएगी। फिर आप तय करती रहिए, आप लड़ते रहिए कि वो किसकी है। आज अगर सुनील के नाम है, लेकिन वो कहेंगे 50 साल पहले तो नदीम ने दान कर दी थी, इसलिए जमीन हम वक्फ की है, और ये हो रहा है। ऐसा हुआ है ना, ऐसा तो है नहीं कि नहीं हुआ है भाई। आपके सामने कई उदाहरण आ गए हैं कि तमिलनाडु के ये जो तिरुचिरा कुछ गांव का नाम है, मैं भूल रहा हूं, मैं बाद में बता दूंगा। वहां का एक आदमी 1.9 एकड़ जमीन बेचने गया। जब कोर्ट में गया, कहा कि आपकी तो जमीन ही नहीं है, ये जमीन जो है ये तो वक्फ की है, आप कैसे बेचोगे? वो गांव हिंदुओं का, 80% आबादी हिंदू, 1500 पुराना वर्ष वहां का मंदिर, और वो आज तक वो लड़ाई चल रही है, अभी तक वो आदमी जमीन नहीं बेच पाया है। अरे 2021 से लेकर के और 3 साल हो गए हैं। उसी प्रकार से आपको यहाँ सूरत में एक शिव शक्ति अपार्टमेंट है, वहाँ एक व्यक्ति ने अपना जो अपार्टमेंट जमीन था उसको वहाँ के वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड करा दिया।
अब वक्फ बोर्ड ना, उसके बाद कहा कि तो पाक जमीन हो गई, हम यहाँ नमाज पढ़ेंगे, वो नमाज पढ़ रहे हैं वहां। तो ये जो परिस्थिति एक दो जगह नहीं है। मतलब भाटी जी जो कह रहे थे आंदोलन का, आंदोलन तो सही है, लेकिन उसके आगे पीछे की क्या बात थी ये देखिए ना। सुचरिता ने एक पंक्ति सुना, सड़कों पर उतरे हैं का मतलब है मुसलमान विरोधी है, मुसलमान इसको नहीं मानेगा, मुसलमान सड़कों पर उतर जाएगा। ये तो आग लगाना हुआ। अब मैं दो तीन बातें कह के खत्म करूंगा। देखिए, मुस्लिम कंट्रीज में, भाटी जी और दर्शकों के लिए स्पेशल बोल रहा हूं, मुस्लिम कंट्रीज में इस समय तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हैं। 1924 में जब वहां के वक्फ को खत्म करके स्टेट में डायरेक्टरेट बनाया गया, आज भी वहां सुन लीजिए, आज भी वहां डायरेक्टरेट ऑफ फाउंडेशन ही सारा काम देखता है। ध्यान सुनिए। सऊदी अरब में जो मिनिस्ट्री है फाउंडेशन का, वो काम दिखती है। पाकिस्तान ने 1979 में वक्फ बोर्डों को खत्म कर दिया। सीरिया ने वक्फ बोर्ड खत्म करके सरकार अपने हाथों में ले चुकी है। मैं ऐसे दसों उदाहरण दे सकता हूं कि मुस्लिम कंट्रीज में भी इसमें रिफॉर्म हुए हैं। ये रिफॉर्म का विषय है कि कोई भी नहीं, ये कह देना कि मुसलमान सड़कों पर उतर आएंगे, कोई भी तभी सड़कों पर उतर आता है जब उसके साथ नाइंसाफी हो रही होती है। और नाइंसाफी क्या हो रही है, मेरा सवाल ये है। यासिर साहब, एक बार मैं यासिर जिलानी जी के पास चली जाऊं। यासिर जिलानी जी, क्या ये नाइंसाफी हो रही है? ये तो मुसलमान लोगों के बीच से आवाज उठी थी, इसीलिए मैंने वो बड़े बड़े नाम भी दिखाए जो इस वक्फ कानून का समर्थन कर रहे हैं, बदलाव का समर्थन कर रहे हैं। मुमताज जी तो कल भी मेरे साथ थे। मुमताज जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन यासिर साहब जरा बताइए, ये अभी हमने बांग्लादेश की तस्वीरें देखी हैं, डेमोक्रेसी के नाम पर किस तरह से वहां पर जो हिंसा हुई, जो कुछ हुआ, और आज हम अपने देश में कह रहे हैं कि देखिए सड़कों पर उतर जाएंगे डेमोक्रेसी के नाम पर। सुचारिता जी, आज देखिए, आज चर्चा हो रही है वक्फ अधिनियम में जो कानून में बदलाव की बात हो रही है। पिछले 40-48 घंटों से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से विपक्ष खास करके मुस्लिम वर्ग के लोगों को भ्रमित कर रहा है। उनके अंदर एक ऐसा सौहार्द बिगाड़ने का माहौल बनाया जा रहा है जिससे मुसलमान भड़क जाए, क्योंकि ये तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा का केंद्र बिंदु मुसलमान को मानते हैं। वक्फ को समझने की कोशिश करिए। वक्फ क्या है? वक्फ जिन लोगों ने अल्लाह और इस्लाम के नाम पे अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपने पैसे और बहुत सारी चीजें वक्फ को दान कर दी जाती है, और वक्फ अपनी जो उनकी मॉनिटरिंग कमेटी होती है, उस मॉनिटरिंग कमेटी के तहत जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, दिव्यांग, वृद्ध और जो लास्ट लाइन में खड़े मुसलमान जी, आप लोग जमीन हड़प रहे हैं। आप लोग ये कानून लाकर मुसलमान की दान की गई जमीन हड़प रहे हैं, ये भाटी जी आरोप लगा रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। ये एक मिनट दे दीजिए, 1 मिनट में आरोप लगा, 1 मिनट भाटी जी पे आ जाऊंगा। 1 मिनट। भाटी जी समझदार आदमी है, लेकिन नफरत कर रहे हैं। वो जो लाल दुपट्टा पहन लिया है ना, वो नफरत का परिचायक है। वो राजनीति में जिस तरीके से इस पे चर्चा अयोध्या फैजाबाद में बलात्कारी के ऊपर करिएगा, ये नहीं बोले, लेकिन आज क्योंकि मुद्दा अलग है, उस पर हम चर्चा कर लें। आप यकीन करें कि ये सरकार उन गरीब मुसलमानों को मजबूत करने के लिए ये बिल ला रही, क्योंकि पिछले 45-50 सालों में जिन वक्फ बोर्ड की इतना भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बना दिया कांग्रेस, सपा और दूसरी जो राज्य में सरकार रही है, उन्होंने जो दान की हुई संपत्ति है उसको अपनी संपत्ति मान ली। अवैध संपत्ति को भूमाफिया ने मालिक हो गए। उन भूमाफियाओं को खत्म करने के लिए ये बिल आ रहा था, और आज जो बिल, यकीन माने कि आज एक ऐसा विपक्ष काला इतिहास बनाया है। आज सबको समर्थन देना चाहिए था, सबको बात करनी चाहिए थी। अगर आप मुसलमानों के नहीं, वो समर्थन तो नहीं मिला है, लेकिन मैं एक बार यासिर जिलानी जी एक बयान दिखाना चाह रही हूँ। एक बयान जरा दिखा दीजिए, क्योंकि उसके बाद इस महाभारत को आगे बढ़ाऊंगी। आज जब इस पर संसद में बहस हो रही थी, तो भाटी जी आपके नेता ने भी कहा कि भाई कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल बीजेपी ला रही है। लेकिन मैं आपको सुनवाती हूं कि संसद में कैसे ये मुद्दा भी उठा कि जब मंदिरों पर आप लोग एडमिनिस्ट्रेटर बिठाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड पर मनमानी क्यों होती है? जरा सुनिए, मैं फिर उस पर आ रही हूं। I think shame on you all people. क्या इस देश में एक ही कानून चलेगा? आपको अलग कानून क्यों चाहिए? इनकी जब भी सरकार थी
तभी महाराष्ट्र के मंदिरों पर शिरडी हो, महालक्ष्मी हो, कोल्हापुर का महालक्ष्मी हो, तुळजापुर हो, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर बिठाने का काम भी इन्होंने किया था। तभी इनको पता नहीं, इनको याद नहीं आया, तभी इनको सेक्युलरिज्म याद नहीं आया, तभी इनको फेडरलिज्म याद नहीं आया। लेकिन आज इस देश में जब एक कानून से ये देश चलेगा तो अलग कानून की जरूरत यहाँ पर क्यों है? अब जो बात वहां पर कही जा रही थी वो सीधे सीधे ये कि एकनाथ शिंदे के बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, और उन्होंने संसद में ये बात उठाई कि भाई अगर एक कानून है जमीन को लेकर तो मंदिरों के लिए उन पर तो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, वो तो कानून के तहत गवर्न होंगी, लेकिन बाकी जमीन वक्फ बोर्ड के लिए, मुसलमानों की जमीन वक्फ बोर्ड हैंडल करेगा। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ आचार्य जी, आप बताइए कि जब मंदिरों के ट्रस्ट होते हैं, हिंदू मंदिर होते हैं, क्या उनको भी इस तरह का एक फ्रीडम है या फिर इस तरह की उनके पास शक्ति है कि किसी भी जमीन को कहते हैं मंदिर की जमीन है, इसको छोड़ दीजिए? हम तो लगातार कह रहे हैं कि राम मंदिर की जगह थी, छोड़ दो, छोड़ने को तैयार था कोई। आज भी हम कह रहे हैं कि कृष्ण मंदिर की जगह है, छोड़ दो, कोई मानने को तैयार नहीं है। सत्य सामने है, दिखाई दे रहा है, तब भी मानने को तैयार नहीं। खैर, आज जो वक्फ बोर्ड की समस्या है वो कुछ और है। मुझे वो बताइए, इस देश के अंदर किसने मना किया कि आप कोई अपनी जमीन दान नहीं कर सकते? अरे दान करो ना भैया। आज पार्लियामेंट के अंदर ऐसे ऐसे बातें उठी गई कि जिसके अंदर समाजवादी व्यक्ति बोल रहे थे कि कोई व्यक्ति दान करके गया है उसको रोक रहा है। अरे भाई, कौन रोक रहा है? यहाँ तो समस्या ये है कि आप चिन्हित कर रहे हो कि जमीन मेरी। पार्लियामेंट हाउस में भी लोग चिन्हित कर रहे हैं कि पार्लियामेंट हाउस हमारा है। ये फैक्ट है मुमताज जी, इस पर बात करी थी हमने कल। और तो न्यूटन्स दिल्ली में जहां पर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है, पार्लियामेंट हाउस है, इंडिया गेट है, ये भी वक्फ का है। नहीं, सुचारिता जी, मैं इनकी बात हो जाए तो मैं जवाब देना चाहता हूँ। 70% जगह पे क्लेम किया जा रहा है कि वक्त की लैंड है। मुझे बताइए, उसके बाद कहा जाता है कि मुसलमानों नहीं, मैं अरे सुनो एक मिनट, मुझे बताइए समस्या क्या है कि आप कह रहे हो मुसलमान गरीब है। इतनी करोड़ 9 लाख एकड़ लैंड जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास है, शायद किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास इतनी बड़ी लैंड नहीं होगी, रेलवे के अलावा। और रेलवे और सेना, उसके बाद रेलवे और सेना के बाद तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति का मालिक। उसके बाद चौथी भी एक आप मिशनरीज है जिनके पास जो लैंड है, चौथी मिशनरीज हैं जिनके पास लैंड है। और उसके बाद कहा जाता है कि हमको अनुदान नहीं मिल रहा, हमको मतलब डेवलपमेंट के लिए फंड नहीं मिल रहा, सरकार ने हमारी डेवलपमेंट फंड बंद कर दिए। मुझे बताइए कि 9 लाख रुपए एकड़, एक स्कूल नहीं बना, एक हॉस्पिटल नहीं बना, एक मुझे बताइए कि यहां तक तो कहां से कहां पहुंचना चाहिए था। एक इकोनॉमी, मैं कह रहा हूं, इतनी किसी टाटा अंबानी किसी के पास इतनी लैंड नहीं होगी कि जितनी लैंड इनके पास। अब देखिए ये पारदर्शिता की बात क्यों आती है मुमताज जी? मैं एक बार मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रही हूं। उन्होंने ये कहा, नहीं, उन्होंने, मैं उसमें मैं अपना भी एक एडिशन कर रही हूं। उन्होंने ये कहा कि भाई मुसलमान समुदाय के लिए जब इस वक्फ की प्रॉपर्टी से ही तो काम होना था, लेकिन फिर भी मुसलमान तबका उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाया। जब इतनी बड़ी जमीन संपत्ति के मालिक है वक्फ बोर्ड, तो क्या कर रहा है वो मुसलमानों के लिए, बताइए। देखिए, ऐसा है कि वक्फ बोर्ड जो है वो कभी मुसलमानों के पास नहीं रहा, हमेशा सरकारों पर कब्जा, सरकारों का कब्जा रहा है। सरकार जो है चेयरमैन बनाता है, सरकार मेंबर बनाता है, और यूपी इसकी मिसाल है। यूपी, एक मिनट, अभी आपके बीच में तो हम बोले नहीं, तो फिर आप बोल लीजिए, तो हमें क्यों बुलाया? हम आपके बीच में बोले नहीं, आपके बीच में बोले नहीं, फिर आप बोल नहीं पाएंगे आचार्य जी। देखिए, आप जो है आप बात सुन लीजिए। धमकी वाली नहीं, और संसद में भी धमकी हो रही, यहाँ भी धमकी हो रही, संसद में भी धमकी, यहाँ भी धमकी है। नहीं, धमकी नहीं है। नहीं, सवाल आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? बोलिए, आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि आप इसकी मिसाल देख लीजिए, ठीक है, कि यूपी में योगी जी की सरकार है, या इससे पहले भी जो सरकार है, लेकिन इस वक्त की हम मिसाल दे रहे हैं। योगी जी ने ही पूरा बोर्ड बनाया हुआ है, चेयरमैन से लेकर के सब उनके, और उन्हीं के इशारे पे जफर फारूकी हो या जो हो सब चलते हैं। तो इसलिए अगर वक्फ बोर्ड की जमीनों का इस्तेमाल नहीं हुआ तो इसके जिम्मेदार मुसलमान थोड़ी हैं, इसके जिम्मेदार सरकार है। क्योंकि सरकार जो है, अगर एक मस्जिद मिसाल है, राम मंदिर तो भव्य मंदिर बन गया, लेकिन जो 5 एकड़ जमीन, एक मिनट नहीं, मिसाल योगी जी का एग्जांपल लिया, लेकिन मस्जिद नहीं बन पाई, वक्फ बोर्ड का कौन जिम्मेदार है? एक मिनट, नहीं, कौन जिम्मेदार है? अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताइए। नहीं, मैं आप ही का सवाल बताइए इसके लिए। आपने योगी जी की सरकार की बात कही, सुन लीजिए ना मेरी बात। कौन जिम्मेदार है? अच्छा ठीक है, इसके लिए सरकारें जिम्मेदार है, और बीजेपी नहीं, बीजेपी नहीं, सारी सरकारें जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने आजाद छोड़ा ही नहीं। मैं कह रहा हूँ ग्रुप प्रबंधक कमेटी की तरह
हमें वक्फ बोर्ड दे दीजिए, हम देखिए डेवलप करके दिखाएंगे। और जहां तक गुर्बत की बात है, 80 करोड़ जिस मुल्क में 5 किलो अनाज अरे भाई आप तो ये बोल रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, अरे मुसलमानों की बात कर रहे हैं, क्या मतलब मुसलमानों 80 करोड़। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। अच्छा मुमताज जी, आचार्य जी एक मिनट, एक करके बात करेंगे वरना मुझे मैं बाहर भी जाऊंगी मेहमानों के पास। अरे भाई मुझे बताइए, आपके जो ठीक है, मैं एक बार इधर जरा हाजी साहब के पास भी जा रही हूँ। आपने जो बात बोल दी मुमताज जी, मुझे सिर्फ ये पूछना है कि आप बार बार कहते हैं सरकारों ने कर दिया, सरकारों का इसमें हाथ है, तो फिर अगर सरकारों का हाथ है, सरकार नहीं करने दे रही, वही सरकार दूसरा एक कानून लाने की कोशिश कर रही है जिससे समानता रहे, तो उसमें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना? आप आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाना अलग है, आपका सीधे ये कहना। आप जमीन लेना चाहते हैं, उसको विकसित करना चाहते हैं, या आप जमीन पे कब्जा कर, क्यों मंदिर की बात बार ले रहा है जमीन? क्यों आप गांव की बात ले रहा है जमीन? सरकार ने एक चीज कही, एक मिनट, सरकार ने कहा क्या सरकारी जमीन पर हक कि है? जो भी मुतनाज़ जमीन होगी, जो भी कंट्रोवर्शियल गवर्नमेंट लैंड होगी, वो जैसे ही। अच्छा ठीक है मुमताज जी, एक मिनट एक बार हाजी जी से कमेंट ले लूं, फिर मुझे आगे भी मुझे कुछ तस्वीरें भी दिखानी है। क्या ये बताइए, मुझे कुछ तस्वीरें भी दिखानी है। हाजी साहब जरा बता दीजिए, आपके नेता बार बार संसद में आज भी कह रहे हैं ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये मुसलमानों की जमीन हड़पने वाली है, उसमें तो आप उनके साथ हो गए, अखिलेश जी के साथ, वो भी यही बात कह रहे हैं। मैं एक अपनी बात शुरू करूँगा। कत्ल हुआ हमारा कुछ इस तरह किस्तों में, कभी खंजर बदल गए, कभी कातिल बदल गए। तो जितनी भी सरकारें आई अभी तक, उन्होंने क्या किया? और दूसरा के जो हम बात कहना चाह रहे हैं अपनी बात को, कि ये जो बिल है, इसी तरीके का बिल पहले एनआरसी लेकर आए थे, उसमें मुसलमानों की नागरिकता छीनने की बात थी, अब वक्फ की संपत्तियों को छीनने की बात हो रही है। आप ये बताइए, जब टर्मिनल आप भी बता रही थी, अभी बड़ा बखान कर रही थी आप भी, कि किसी भी संपत्ति पे जो वक्फ बोर्ड जो है दावा कर देगा। नहीं, बखान नहीं कर रही थी मैं बता रही थी कि प्रावधान है। करती हैं आप? नहीं करती है नहीं, प्रावधान बता रही थी। मैं बता रहा हूं, आप उसमें गलती ढूंढ के बता दीजिए, आप गलती बता दीजिए भाई, वो प्रावधान जरा चला दीजिए इनके लिए स्क्रीन पर, इसमें जो अब होने वाले हैं उसमें गलती बताइए जरा, क्या गलत है इसमें? गैर मुसलमानों को भी मौका, महिलाओं को मौका मिलेगा, इसमें कुछ गलत है? जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, आप लाइन स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो लोग चिन्हित करते हैं कौन कमिश्नर बनेगा, कौन कमिश्नर बनेगा, कौन उसका चेयरमैन बनेगा। तो ये सारी चीजें जो हमारे पूर्व अधिकारी हैं, वो लोग, कौन है पूर्व अधिकारी? जितने भी लोग होते हैं, कौन है वो? जितने भी लोग, कौन है पूर्व अधिकारी? अपॉइंट करती है ना, देखिए भाई, राज्य की सरकार अपॉइंट करती है उन्हें। ये जो हम कह रहे हैं कि बार बार के मुसलमान ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा, ये झूठे बिल्कुल नैरेटिव, गलत नैरेटिव। नहीं, एक मिनट, अवधेश जी ये कह रहे हैं, एक सेकंड, इसको क्लैरिटी चाहिए भाई, इसकी क्लैरिटी। एक मिनट, नहीं, हाजी जी साहब कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में तो सब लोग होते हैं, वो तो पहले से होते हैं, यानी कि गैर मुसलमान भी होते हैं, ये झूठी बातें फैलाई जा रही। नहीं, ऐसा है, मैंने तो नहीं देखा है। नहीं, इन्होंने देखा है, देखा नहीं है ना, वही तो मैं। अरे भाई सुनो, मैं जितने वक्फ बोर्ड को जानता हूँ, अब वहाँ कलेक्टर अगर है मान लीजिए, तो वो तो एक किसी भी जाति का हो सकता है, उसमें जाके मीटिंग में बैठ सकता है अगर आवश्यकता होती है। नॉर्मली कहीं नहीं होता है, वक्फ बोर्ड में कहीं प्रोविजन मंदिर के ट्रस्ट में मुसलमान। अच्छा फिर अब आप बीच में बोल रहे हैं। अरे आंध्रा जाके देख लो, आंध्रा के मंदिर बना है, नहीं, मैं एक बार बता रही, एक मिनट, नहीं, देयर इज अ डिफरेंस, एक मिनट, एक करके भाई डिफरेंस है, एक मिनट, डिफरेंस है मुमताज जी, वो मस्जिद नहीं है, वक्फ बोर्ड मस्जिद नहीं है, पहली बात। दूसरी बात वाला बोर्ड है, सरकारी अधिकारी हिंदू मुसलमान नहीं होता है। नो, सरकारी अधिकारी हिंदू मुसलमान नहीं होता है। नहीं मुमताज जी, आपने कहा हिंदू क्यों बैठ जाएगा? नहीं, आपने बोला हिंदू क्यों बैठेगा वक्फ बोर्ड में? अरे भाई, अधिकारी हिंदू मुसलमान नहीं होता है, अगर वो अधिकारी मुसलमान हुआ वो भी बैठेगा, ये मत करिए ना। बात तो करने दो, भाई कंप्लीट करने दो, हम लोग राष्ट्रीय नहीं है, कंप्लीट करिए, राष्ट्रीय में बैठेंगे, एक मिनट कंप्लीट, हम राष्ट्रीय नहीं है, बोलने दिया। वक्फ बोर्ड क्या बोल रहे? वक्फ बोर्ड की या सरकारें जो हिंदुओं के लिए धार्मिक न्यास बोर्ड बनाती हैं, न वो मंदिर है न मस्जिद है, ये एक संस्था है जो सरकार के कानून से बनी हुई है, उसको उस रूप में वक्फ बोर्ड किससे बना हुआ है? किया ही जाता है। पहले ये बताइए, वो भी बोर्ड किससे बना हुआ है? अभी समय ने बनाया वो कानून, सुनिए ना भाई, बताइए ना कब बना था, आप ये बताइए। सुनो पहले, कब बना था ये बताइए। कर्नाटक में सर आप विरोध करने तो आ गए, आपको यही नहीं पता कब भाई ऐसे करके बात करें। एक मिनट, बताइए, अभी जाऊंगा ना, मैं वाकिफ भी बता सकता हूँ, मैं उस पर नहीं जाऊंगा तुम्हारे क्वेश्चन। बताइए ना हाजी साहब, वो मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं, मैं इनके सवाल, तुम्हारे सवाल। देखो, इस समय का सिचुएशन है कि हर राज्य में
जो इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं, जो वक्फ की जमीनों पर कब्जा किए हुए हैं, जिन्होंने वहां अपने हिसाब से भवन बनाए हैं, अनेक लोग वक्फ की प्रॉपर्टी पर उनके घर चल रहे हैं। कर्नाटक में वहां के वक्फ 29,000 एकड़ का कमर्शियल उपयोग हो रहा है। कर्नाटक में मॉल बने हुए हैं। अरे भाई केरल में मॉल बने हुए हैं, मॉल बने हुए हैं। मुमताज जी ये भाषा बहुत खराब है। मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिए, वो अच्छी नहीं लगती। सीधा होता है, कोई आपको बोलेगा आप दो मुंह सांप है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा तो फिर आप सबको हाँ जी साहब रुक जाइए जरा प्लीज, एक डेकोरम होता है डिबेट का, ये नहीं होता है आप बोलते रहेंगे। मेरे को बस ये लग रहा है, अगर आपको लग रहा है दो मुंह सांप बड़ी अच्छी भाषा है तो फिर मैं सारे अपने पैनलिस्ट को बोल देती हूँ आपको उस नाम से संबोधित करने, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं, दिस इज नॉट नाइस, दिस इज नॉट नाइस। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिए, इट इज नॉट नाइस। मैं एक मिनट सुनिए, मेरे पास तो कोई उत्तर, एक मिनट मैं एक बार बड़ी खबर बता दूं, वो बन जाइए। वक्फ बिल को कांग्रेस ने चुनाव से जोड़कर देखा है। एक सेकंड खबर बता रहे हैं, बोले कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल, ये बिल महाराष्ट्र, हरियाणा और चुनाव के लिए है। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल को कांग्रेस ने कैसे चुनाव से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बाकी राज्यों में जहां पर चुनाव होने हैं वहां पर ये सीधे सीधे सबक सिखाएंगे लोग, ये कहा उन्होंने। यानी जहां पर चुनाव होने हैं महाराष्ट्र, हरियाणा में, अब ये बिल वहां के लिए लाया गया है जिससे कि चुनाव में फायदा उठा सके। अब इसे सियासी भी एक तरह से उसका कनेक्शन दे दिया गया है। भाटी जी, कट्टर समर्थक कौन है? कट्टर समर्थक जिनके लिए बीजेपी ला रही है बिल। बड़ी सीधी सरल सी बात है, हम फालतू चीजों में ज्यादा उलझ रहे हैं। बड़ी सीधी सरल सी बात है कि हमारे देश का संविधान हमें धार्मिक संस्थाएं बनाने, धार्मिक पूजा पाठ करने, धार्मिक संपत्ति का प्रबंधन करने की इजाज़त देता है, उसके अधिकार देता है। हर धर्म के पास प्रॉपर्टी है और हर धर्म की संस्थाएं हैं जो उनका प्रबंधन करती हैं। जैसे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, हमारे हिंदू मंदिरों के लिए कोई एक कमेटी नहीं है, लेकिन अलग अलग उनके लिए ट्रस्ट होते हैं, समितियाँ होती हैं, कमेटियाँ होती हैं। अब अगर ये इस बिल के समर्थकों को ये लगता है कहीं अनियमितताएं हो रही हैं, तो सबके लिए एक बिल लेके आए ना, एक धार्मिक संपत्ति अधिनियम लेके आए, जो पूरे जो रिलीजियस प्रॉपर्टी है उसके लिए पूरा एक एक्ट लेके आए। खाली मुसलमानों के लिए लेके आना ये सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी पहली बात तो मुसलमानों से नफरत करती है, उन्हें परेशान करना चाहती है। दूसरे जो कुछ कट्टर टाइप के लोग हैं जो मुसलमान को परेशान होते हुए देख के खुश होते हैं। आपकी पार्टी किससे प्रेम करती है भाटी जी, ये बता दीजिए। आपकी पार्टी, मैं तो प्रेम की बात करना चाहती हूँ, नफरत छोड़ दीजिए, नफरत छोड़ दीजिए, एक मिनट, नफरत छोड़ दीजिए। आप प्रेम आपकी पार्टी किससे प्रेम करती है ये बता दीजिए, ये बताइए। जवाब दे तो रहूं। हाँ बताइए। हमारी पार्टी हर भारतवासी से प्रेम करती है। तो ये कट्टर समर्थक कौन है जिनकी बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कट्टर समर्थकों के लिए बीजेपी ला रही है। सवाल ही करते रहोगे, मेरा जवाब भी तो सुन लो, मेरा जवाब भी तो सुन लो। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 18 घंटे काम करके इस देश में एक छोटा सा ऐसा अंधभक्तों का ग्रुप तैयार किया है। अच्छा। जिसे अपनी सुविधा से कोई मतलब नहीं है। हमारे बच्चों को शिक्षा मिले ना मिले, रोजगार मिले ना मिले, बिजली पानी मिले ना मिले, अब्दुल टाइट होना चाहिए। जो अब्दुल को टाइट होते देख के खुश होते हैं, उनके लिए कहा है हमारे नेता ने, श्री अखिलेश यादव जी ने, कि जो कट्टर अंधभक्त इन्होंने तैयार किए। अच्छा, मैं एक बार अब एक तस्वीर लगा रही हूँ, इधर आ जाइए, जरा तस्वीर डालिए मुझे उनकी संतुष्टि के लिए। एक मिनट अवधेश जी, एक सेकंड। और इसका कोई लाभ नहीं होना। रिफॉर्म की बात की, मैं आचार्य जी, आयोग ने इसमें रिफॉर्म की बात की। राजीव गांधी ने 1984 में एक व्यापक रिफॉर्म लाया था इसमें। ठीक है अवधेश जी, मैं एक बार जरा एक तस्वीर दिखाना चाह रही हूँ। इसका मतलब रिफॉर्म की आवश्यकता। आचार्य जी और मुमताज जी, आप लोग दोनों जरा इधर आ जाइए। आचार्य जी और मुमताज जी, मैं जरा एक तस्वीर दिखाना चाह रही हूँ, उस पर जरा चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस को और अपने दर्शकों को ये जरा बताना चाह रही हूँ। इधर आ जाइए मुमताज जी, आचार्य जी इधर आ जाइए जरा। अब ये मुझे बताइए कि ये जो ताजमहल की तस्वीर मैं दिखा रही हूँ आचार्य जी, ये ताजमहल जो है, ये ताजमहल राष्ट्रीय धरोहर है या किसी बोर्ड की संपत्ति है? मुमताज जी आप मुझे बता दीजिए। मिल गई।
नहीं है क्या? बोर्ड ने क्लेम किया ना आपने? क्लेम किया ना? अरे ठीक है, क्लेम अगर कर दिया तो मिल गई क्या? मैं ये कह रहा हूँ नहीं मिली ना, इसका मतलब संविधान है। अच्छा, बात नहीं, देखिए बहुत सारी चीजों पे क्लेम अगर हो रहा है, मान लीजिए नहीं तो क्लेम क्यों किया ताजमहल पे? ताजमहल पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई, वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई। लगा हो क्योंकि इसकी सुरक्षा को लेकर के और यहाँ चूंकि नमाज होती है इसलिए उनको लगा होगा, लेकिन उन्हें लगा होगा नहीं तो इसके लिए सरकार है ना, क्या दे दी गई? सर यही तो दिक्कत हो रही है। ताजमहल को बोल दो हमारी प्रॉपर्टी है, दिल्ली पुलिस मुख्यालय को बोल दो हमारी प्रॉपर्टी है। नहीं बोलता है और कोई नहीं बोला है तो दे दिया, क्लेम किया है। 123 प्रॉपर्टी दिल्ली में है सुचारिता जी, 1984 से उस पे मुकदमा चल रहा है, आज तक वो प्रॉपर्टी पे फैसला नहीं आया। कहाँ मिल गई? कहाँ मिल गई? इसके अलावा 56 मस्जिदें जिन पे आसार कदीमा उसका कब्जा है पुरातत्व विभाग का, ठीक है, और वो उस पे ताला लगा हुआ है। उस मस्जिद का मकसद कि वहां नमाज हो, नमाज नहीं हो रही है, ताले लगे हुए। कौन क्लेम कर रहा है? क्या किसी ने क्लेम तो किया? ये मत बोलिए क्लेम नहीं किया, ठीक है, ये मत बोलिए क्लेम नहीं किया। मुमताज जी एक मिनट देखिए, जब चलाने की बात सोचा रही थी, बात समझ लीजिए, जब चलाने की, देखिए जब मनमोहन सिंह सरकार थी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसने जाके कहा कि मस्जिदों को खोल दिया जाए, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि आप एक प्लान बना के दीजिए कि मस्जिदों को रन कैसे करेंगे। तो देखिए जब रन करने की बात आती है तब उसमें बोर्ड जो है उसकी मदद ली जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस पे जो है बोर्ड अपना कब्जा या आधिपत्य। अच्छा, अब आपकी बात, देख लीजिए बहुत जगह पे मस्जिदें खुली ठीक है। अब मैं दूसरे मेहमान पे जाऊं। आपने ये बात कही, क्लेम कम से कम आप मान तो रहे इन्होंने क्लेम किया। अब मेरा समझ में मुझे ये नहीं आता, मस्जिद पे क्लेम हम नहीं करेंगे नमाज के लिए। अरे भाई ताजमहल पे क्लेम की बात कर रही हूँ मैं, पे भी नमाज नहीं होती। इस पर क्लेम करने, इस पर क्लेम कर दिया आपने, मान भी लिया क्लेम। क्लेम तो आप लोग भी कर रहे हैं, तस्वीर दिखा दीजिए। ये लोग भी कर रहे हैं क्लेम, आज नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? ये जो है ताजमहल है नहीं, ये तेजो महल है। हाँ तो मिल गया। नहीं कर रहे, नहीं तो उनको मिल गया क्या? मंदिर, यही तो मंदिर क्लेम किया था, उसके लिए इतने सालों लड़ाई हुई है। मुमताज जी एक मिनट, लड़ाई एक मंदिर क्लेम किया, अभी भी कर रहे हैं, उसके लिए अदालती लड़ाई चल रही है। ऐतिहासिक तथ्य उपस्थित किए। हाँ। अगर आप जब कोर्ट में गए थे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपसे पूछा कि शाहजहां का वो वक्ती का वो लेटर ला दो, साइन ला दो, साइन मांगे थे ना, तो आप उपस्थित कर पाए? मुझे बताइए, अगर ये लॉ उल्टा होता, अगर ये लॉ उल्टा होता, हिंदुओं के लिए होता और मैं आपके घर पे जाके क्लेम कर देता, मैं सोचता हूँ वहां थिंकिंग वर्ड यूज किया गया, थिंकिंग। इफ द बोर्ड थिंक्स दैट कि दिस लैंड बिलोंग्स टू देम, दे कैन क्लेम इट, ये वर्ड यूज किए गए वहां पर। अगर हिंदू धर्म के ऊपर ऐसा कोई लॉ होता और आपके घर के ऊपर, क्योंकि मुझे सोच आती है कि मेरे 100 साल पहले, 100 उम्र पहले किसी पुश्ते ने, सागर महाराज ने, महाराज सागर ने पूरी मस्जिदों पे क्लेम करके बैठे हुए हो। वो अदालती है ना मामला सर, पूरा क्लेम क्या अदालती है? अच्छा एक और तस्वीर दिखाइए, जामा मस्जिद आपको क्लेम, तस्वीर एक मीनार आपका क्लेम। अब ये जो तस्वीर मैं दिखा रही हूँ, 1500 साल पुराना मंदिर, ये इसकी जिक्र मैंने पहले भी किया। 1500 साल पुराने मंदिर पर वक्फ ने दावा कर दिया। ये पूरा जो गांव है, इसी का जिक्र अवधेश जी कर रहे थे, इस गांव पर दावा कर दिया कि इस गांव की सारी जमीन वक्फ की है, इस पर बना। अब यही है थिरुचेंतुरई, ये थिरुचेंतुरई की है जहां पर अवधेश जी जिसका जिक्र कर रहे थे। यहां पर अब इस्लाम के आने से पहले का ये मंदिर है कह रहे हैं, और उस पर क्लेम किया गया। अब मैं ये पूछ रही हूं कि इस तस्वीर से क्या समझेंगे, जरा बताइए आचार्य जी, इस तस्वीर से क्या समझेंगे? वहां पर मंदिर के लोग, जो पुजारी हैं, जो गांव के लोग हैं, वो कह रहे हैं हमारी जमीन कब वक्फ की हो गई हमें पता नहीं चला। इसी वजह से ये कानून आ रहा है। नहीं, वही मैं कह रहा हूं। आप देखिए, अब बात क्लियर हुई। हाँ। आप जो है मुसलमानों की भलाई के लिए, मुसलमानों की भलाई के लिए नहीं, ये क्लियर कीजिए ना। ये दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। आज मुस्लिम नहीं, आपको मंदिर चाहिए जहां फंसा हुआ है, आपको सरकारी लैंड चाहिए, जो सरकारी इदारे जो है बन रहे हैं। तो मंदिर क्यों फंसा है? आप जड़ में नहीं जाना चाहते मुद्दे के, वक्त जाके हर मंदिर गुरुद्वारे पर क्लेम कर दे, और आप कह रहे हैं आप असल मुद्दे पर आइए। नहीं तो इसीलिए ना, यही मैं कह रहा हूँ, नहीं जो गलत है वो गलत है, उसको थोड़ी कहा जाएगा। अगर 1500 साल जाना है, आप कैसे कोई कह देगा? कोई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन नहीं गया वहां कहने के लिए आपकी जमीन है। वक्फ बोर्ड स्वयं जाता है कि भाई ये जमीन हमारी है, आप खाली करो। ठीक है। बेचारा गरीब आदमी जाके कोर्ट में कहता है कि भैया अब एक बार जमीन, वो कहते हैं नहीं आपकी नहीं है, ये तो वक्फ बोर्ड की लैंड है। एक बार मैं जरा ये भी बताऊं, कहा जाएगा अरे वक्फ लैंड कैसे हो गई? विष्णु जी को लीजिए जरा, जो हमारी वो तो मिल। अच्छा एक सेकंड, मिस्टर शंकर जैन जी, बहुत लेट आप हमारे साथ जुड़े हैं। वादा तो 6 बजे का था, लेकिन कोई बात नहीं,
मैं आपसे सीधे ये पूछूंगी, जरा ये बताइए, कुछ तस्वीरें मैंने दिखाई हैं जिसमें एक मंदिर है जो 1500 साल पुराना है, एक मैंने अभी तो ताजमहल की तस्वीर दिखाई। सीधे सीधे हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि मुमताज जी को यहाँ पर वो कह रहे हैं ये मुस्लिमों के भलाई के लिए नहीं है, ये सिर्फ हिंदू मंदिर क्लेम वापस कर पाए इसीलिए ये बिल लाया जा रहा है। जरा क्लैरिटी से बता दीजिए। मुझे लगता है मुमताज भाई ने अभी इस अमेंडमेंट बिल का अध्ययन नहीं किया है। देखिए सुचरिता जी, यहाँ पे मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वक्फ एक्ट 1995 को कोई रिपील करने की बात कर ही नहीं रहा है। बात क्या हो रही है कि वक्फ एक्ट 1995 में जो असीमित अधिकार दिए गए हैं वक्फ बोर्ड को, उसको खत्म किया जाए। अब वो असीमित अधिकार कैसे हैं, एक बड़ी जड़ वाली बात बताना चाहता हूं आपको। सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि वक्फ जो इस्लामिक लॉ है वो यही है कि कोई आदमी अपनी खुद की स्वयं संपत्ति जो उसकी ओनरशिप की है उसी को वक्फ कर सकता है। इस डेफिनेशन को मैनिपुलेट किया गया 1995 एक्ट में। अब जो अमेंडमेंट बिल आया है वो उस डेफिनेशन को दुरुस्त कर रहा है और यही बात कह रहा है कि खुद की संपत्ति वक्फ कर सकते हैं। दूसरा बात, दो बातें समझ लीजिए, दो जोन है, दो सोर्स है जहां से वक्फ संपत्ति की जाती है। पहला सोर्स है सेक्शन 4, 5 और 6 का सर्वे और दूसरा सूत्र है सेक्शन 40। इन दोनों सूत्र पे केंद्र सरकार ने रोक लगाई है, चेक लगाया है। सेक्शन 40 को तो पूर्णतः रिपील कर दिया है, खत्म कर दिया है, जो कहता है कि किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं, जो अभी यहाँ पे महाराज जी बता रहे थे कि अगर उनको ऐसा लगता है, एकदम सही बता रहे थे। और दूसरा सेक्शन 4, 5 और 6 के सर्वे में जो सर्वे कमिश्नर होता था उसको हटा के कलेक्टर कर दिया है कि अब ये सर्वे कलेक्टर करेगा। और उसमें यह भी कह दिया कि पब्लिक नोटिस दी जाएगी, अगर किसी आदमी को ग्रीवांस है तो 2 साल के अंदर वक्फ ट्राइब्यूनल जा सकता है। वक्फ ट्राइब्यूनल का फैसला फाइनल नहीं होगा, उसके खिलाफ फर्स्ट अपील हाई कोर्ट में प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो अनियमितता थी, जो डिस्क्रिपेंसी थी, जो अनचेक्ड पावर देता था, खुली पावर देता था, उसको रोकने की, उसको कर्टेल करने की बात की जा रही है। देखिए और एक बात बताता हूं सुचरिता जी, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है कि आप किसी भी सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकते हैं। ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण है सुचरिता जी जहां पे सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है। सूरत की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन है जिसको वक्फ संपत्ति घोषित किया गया, चंद्रशेखर आजाद पार्क का एक पोर्शन है जिसको वक्फ संपत्ति घोषित किया गया, और बाकी शाहीदगाह मस्जिद और ज्ञान व्यापी ये सारी चीजें तो एक अलग उदाहरण है। तो यहाँ पे चेक करने की बात हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इस अमेंडमेंट बिल ने यह भी एक प्रोविजन लाया है कि जो पहले की वक्फ संपत्ति डिक्लेयर हुई है उन सबको अपना ब्यौरा देना पड़ेगा कि वक्फ कब हुई, डीड ऑफ डेडिकेशन कहां है, क्या क्या बाउंड्रीज है, सारी बातें आपको कोर्ट सरकार को एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। और जो वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट था, बड़ा ड्रैकोनियन कंसेप्ट था जिसका कोई इस्लामिक लॉ में भी फाउंडेशन नहीं है, उस कंसेप्ट को भी हटाया गया है इस अमेंडमेंट बिल से। तो मुझे लगता है अमेंडमेंट बिल बहुत ही अच्छा बिल है जिसमें वक्फ को जो बहुत ही अनचेक्ड पावर्स दी गई थी उसको कंट्रोल करने का काम किया गया। विष्णु जी, ये क्या सही है कि दिल्ली की कई ऐसी प्रॉपर्टीज है जिन पर वक्फ दावा करता है, जिनमें कई सरकारी इमारतें हैं? बहुत से लोग कह रहे हैं कि ल्यूटन्स दिल्ली, जहां संसद भवन है, इंडिया गेट है, ये भी वक्फ अपना क्लेम करता है, ये जमीन हमारी है। सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट सुचरिता जी, सेंट्रल विस्टा का जब प्रोजेक्ट बन रहा था तो वक्फ का दावा हो गया था। अभी 123 प्राइम प्रॉपर्टीज की बात हो रही है जो 2013 में कांग्रेस सरकार ने जाते जाते वक्फ को दे दी। अभी वो रिसेंटली डिनोटिफाई हुई है, उसके लिए केस चल रहा है। 123 प्राइम प्रॉपर्टी दिल्ली में जो हार्ट ऑफ द सिटी में है उसको आपने वक्फ घोषित कर दिया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है सुचरिता जी आज की इस डिबेट में समझने वाली, कि जो वक्फ को पावर दी गई थी कि किसी भी संपत्ति को घोषित कर सकता है वक्फ संपत्ति है, और उसके बाद आदमी जाए लड़े ट्राइब्यूनल में, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो घोषणा की पावर खत्म कर दी है। वो घोषणा की पावर सुचरिता जी कि आप घोषित कर सकते हैं उसको खत्म कर दिया है। आप घोषित नहीं कर सकते अब। तो ये अब मुमताज जी बहुत जल्दी से बोलिए, मुझे समय बहुत कम है। मैं 123 प्रॉपर्टी की जो बात कर रहे हैं उसमें कब्रिस्तान है, उसमें दरगाहें हैं, उसमें मस्जिदें हैं, और इसीलिए वो, और जहां तक देने की बात है, कहां मिल गई, कहां वो मिल गई वक्फ बोर्ड को, कहां उस पे इमारत बन गई, क्या उसका डेवलपमेंट हो गया? पूरे औकाफ को फंसा करके रखा गया और उसके लिए सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार नहीं ले रहा हूं, उसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है पूरी तरीके से। ये पूरा कांग्रेस का उलझाया हुआ मामला है 1984 से लेकर के अब तक। कांग्रेस अगर चाहती तो ये जमीन जरूर मिल जाती,
लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती। सुचरिता जी कांग्रेस नहीं चाहती थी और इसीलिए उलझा के रखा गया। आज पूछा जा रहा है कि हमारी संपत्ति है क्यों नहीं हुआ? और अगर एक साल के अंदर कि तमाम जमीनों को उलझा करके रखा गया। कहीं 1 रुपया में जमीन बटी हुई है, कहीं जो है 10 रुपया में जमीन बटी हुई है, और कहीं पे उस पे काम ही क्या हुआ? कोई काम नहीं हुआ। मैं इसका एक बात पूछ रहा हूँ, सिंपल सी बात, वक्फ का सर्वे अब कलेक्टर करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होगा, इसमें क्या दिक्कत है? जो पूरा सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाया गया उसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मेंबर होंगे, इसको हटाया जा रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? सेक्शन 40 जो आपको पावर देता है कि किसी भी संपत्ति को घोषित कर सकते हैं बस संपत्ति, अगर उसको हटाया जा रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? सुचरिता जी, अगर कहा जा रहा है कि सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकते तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर ये पूछा जा रहा है कि वक्फ संपत्ति का ब्यौरा दिया जाए, बड़ी सीधी सी बात है कि मैंने इसको पहले भी बोला कि सिर्फ ल्यूटन्स दिल्ली में 61 ऐसी संपत्तियां हैं जो शहरी विकास मंत्रालय के अंडर आती हैं। अब उन सरकारी संपत्तियों को हम सरकारी ना मानकर हम ये कहें कि ये तो वक्फ की संपत्ति है, और ये दूसरी तरफ भी लागू होता है। भाई कोई मंदिर आकर बोल दे कि ये तो हमारी जमीन है तो क्या उसे दे देंगे? ये आपके ऊपर, ये कोई मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। मैं फिर वही कह रही हूं, कोई भी मंदिर कमेटी आके बोल देगी कि भाई ये तो जमीन हमारी है, सरकारी संपत्ति है, तो क्या मंदिर कमेटी को दे देंगे? नहीं देंगे ना। ये तो बराबर, यही तो समानता है। जो वक्फ करेगा सुचारिता जी वही तो डिमांड करेगा। विष्णु जी लास्ट वर्ड बिल्कुल जल्दी से। विष्णु जी लास्ट वर्ड मैं बताना चाहता हूं, वक्फ ट्राइब्यूनल में एक क्वालिफिकेशन थी कि 3 में से 1 जज उनको होना है जो इस्लामिक लॉ का जानकार हो। ये एकदम असंवैधानिक क्वालिफिकेशन थी, इसको हटाया गया है। वक्फ ट्राइब्यूनल को नहीं खत्म किया गया है, वक्फ ट्राइब्यूनल रहेगा, पर उसमें जो नॉर्मल न्यायाधीश होते हैं वो रहेंगे। ठीक है, मैं इसी बात पर इसको खत्म कर रही हूं कि वक्फ ट्राइब्यूनल को हटाया नहीं जा रहा है, वक्फ बोर्ड को हटाया नहीं जा रहा है, लेकिन जो असीमित शक्तियां हैं, जो मुझे लगता है कि बाकी धर्मों के लोगों के लिए असमानता है, बाकी धर्मों के लोगों के लिए असमानता है। मुमताज जी, नहीं, आपका मुंह तो बंद नहीं है सर, और नहीं होगा। और मैं आपको ये बता दूं ना, ना कोई चाहेगा, ना कोई, ये बात बता दूं आपको, कोई नहीं चाहेगा ऐसा। और इसीलिए बोल रही हूँ कि ये समानता वाला कानून चलेगा, असमानता वाला नहीं। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत